एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन का सेकंड चैप्टर, सेकंड टॉपिक वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अगर जो कंपोजिशन को हमें बताना है, सॉल्यूशन के कंपोजिशन का क्या मतलब है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट। ओके। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या हमें बतलाना किसी भी सॉल्यूशन के बारे में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो अब इसको कंसंट्रेशन को हम लोग दो तरीके से बतला सकते हैं। एक तो है क्या, क्वालिटेटिवली, और दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिवली। तो अगर क्वालिटेटिवली बोले तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कैसा, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है ना। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, किस कंसंट्रेशन को या किससे हम लोग कंसंट्रेटेड बोलेंगे और किससे डाइल्यूटेड बोलेंगे। ठीक है। 1 मोलर से अगर जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड, और 1 मोलर से अगर जो कंसंट्रेशन कम हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड। इन जनरल, हमेशा की बात नहीं बोल रहा मैं। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो, कम, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो, ज़्यादा। कंसंट्रेटेड का क्या मतलब होता है, जहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो, ज़्यादा, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम हो या ज़्यादा, उसके बारे में नहीं कर सकती, मतलब कम हो, सॉल्यूट से कम हो या ज़्यादा, इससे नहीं कर सकते। ठीक है। यानी ये एक्चुअली डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड जो टर्म है वो क्या है, कंपेरेटिव है ना, किसी और से आप कंपेयर कर सकते हो, तभी इसके बारे में कंप्लीट आंसर दे सकते हो। क्लियर है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, सपोज जैसा आपने पढ़ा होगा, यूज कर रहा हूँ टर्म 1 मोलर, और सपोज 0.5 मोलर। ठीक है। तो 0.5 मोलर क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया, और 1 मोलर क्या हो गया, कंसनट्रेटेड हो गया। वहीं अगर जो मैं बोलूँ 0.1 मोलर और 0.5 मोलर, तो यहाँ पे अब 0.5 मोलर कंसनट्रेटेड होगा एज कंपेयर टू 0.1 मोलर। ठीक है। इसलिए हम इस टर्म को ना यूज करके दूसरा, यानी क्वालिटेटिवली ना बता के हम लोग यूज करते हैं क्या, क्वांटिटेटिवली, जिसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसको अभी देखते हैं। ओके। ये ध्यान रखिएगा कि क्वांटिटेटिव में जो कंसंट्रेशन जो भी हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है, मैं शॉर्टकट में कंसंट्रेशन को इस तरीके से लिखा हूँ, तो वो हमें क्या बताता है, टोटल या अमाउंट, कैसे भी लिख सकते हो आप, क्या, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। जो कि डिजॉल्व है किसमें, देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो सॉल्यूशन बोलेगा आपको, टोटल डिजॉल्विंग सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट। तो अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, अलग अलग, या तो वो सॉल्यूशन के अमाउंट पे डिफाइन होंगे या सॉल्वेंट के अमाउंट पे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमेशा कंसंट्रेशन क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हमेशा। क्लियर है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिस तरीके का भी कंसंट्रेशन टर्म होगा उस तरीके से वो अमाउंट को बताएगा। अब अमाउंट को बताने के अलग अलग तरीके हैं, या तो वो मोल से बता सकता है, या तो वो मास से बता सकता है, या वॉल्यूम से भी बता सकता है ना। तो हम लोग देखते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म जिनमें क्या हो, बताया गया हो सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म आता है वो है मास परसेंटेज, जिसको हम लोग वेट परसेंटेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में मास और वेट हम लोग दोनों क्या लेके चलते हैं, दोनों सेम। अब देखिएगा, मास परसेंट लिखने का मतलब होता है क्या, वेट बाई वेट। अब ये चीज़ क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, मतलब अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है कि द मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन जो होता है, डिफाइन किया जाता है कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ओके। तो ये है मास ऑफ द कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और इनटू क्या करोगे, 100, क्योंकि परसेंटेज है। तो या अगर जो इसको शॉर्टकट में लिखे तो हम लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द, ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन। ओके। इनटू 100, यही क्या हो गया, वेट परसेंटेज बोल लो या मास परसेंटेज। क्लियर है ये। या इसी को एक और तरीके से दिखा सकते हैं हम लोग, क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100, या अमाउंट की जगह अब तो हम फिक्स कर चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सेम है दोनों का। जैसे सपोज अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, सपोज कोई सा भी एक ले लेते हैं हम लोग, 10% शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। सपोज ये लिखा हुआ है हमारे पास 10% शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ऐसा लिखा रहेगा कुछ भी, कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें 10% शुगर है और वो किस में है, डिजॉल्व वाटर में, यानी वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट, और शुगर क्या होगा हमारा, सॉल्यूट। तो 10% शुगर डिजॉल्व इन वाटर लिखा हुआ है और बाई मास परसेंट या बाई वेट परसेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में इसका क्या मतलब होता है कि 10 ग्राम क्या है हमारे पास, शुगर है, यानी कि सॉल्यूट, और 100 ग्राम हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन मास, या हम ऐसा बोल सकते हैं 100 माइनस 10 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। या सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है हमारा, वाटर है। क्लियर है, ये समझना जरूरी है 10% का मतलब क्या है। जैसे हमने पढ़ा क्या, कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना, मैंने लिखा था शायद यहाँ पे, यहाँ देखिए टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, डिजॉल्व इन सॉल्यूशन बोल सकते हो या आप सॉल्वेंट बोल सकते हो। क्लियर होगा शायद अब। जैसे यहाँ पे बोला गया 10% शुगर, तो 10% शुगर का क्या मतलब है, 10 ग्राम शुगर है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, या ऐसा बोल सकते हो 10 ग्राम शुगर को डिजॉल्व किया गया है 90 ग्राम सॉल्वेंट में। ओके, इसमें अब किसी को डाउट नहीं होगा शायद। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या 3.62% है, 3.62 मास परसेंट ऑफ किसका, ब्लीचिंग पाउडर का दिया होता है, ठीक है, ऑफ, जिसमें क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है उसका मास क्या हो गया, 3.62 ग्राम, ठीक है, कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, या रेस्ट माइनस कर लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ओके, क्लियर है। तो ये है मास परसेंटेज। अब ये जो तरीका है जहाँ भी परसेंटेज आएगा वो सभी में सेम आएगा, कॉमन, ठीक है। जो भी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आएगा सारे में ये तरीके क्या होते जाएंगे, सेम। जब भी परसेंटेज की बात होगी तो 100 ही आएगा। ओके, परसेंटेज क्योंकि 100 पे ही डिफाइन है। क्लियर है। तो नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम परसेंट। तो अब तो समझ में आ गया होगा सभी को, है ना, कि वॉल्यूम परसेंट का करने का क्या मतलब है। जैसे वहाँ पे क्या था, W/W परसेंट, वेट परसेंट। अब यहाँ पे क्या है, V/V परसेंट। इसका मतलब अगर जो हम लोग निकाल किसी एक कंपोनेंट का, जनरली हमेशा हम लोग इसका लिखते हैं सॉल्यूट का, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट का अगर जो लिखें तो क्या हो जाएगा, आप खुद से बता सकते हो। अब तो बताओ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 100 क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज है तो 100 मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। वो सिमिलरली वैसा ही सेम एग्जांपल, अगर जो सपोज हमारे पास 20% किसी का दिया हुआ है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम परसेंट किसी भी सॉल्यूशन का, सपोज है हमारे पास 20% इथेनॉल इन किस में, इन वाटर। कोई एक सॉल्यूशन तो आपको बोला गया है जो कि इथेनॉल का है, किस में, वाटर में 20%, और साथ में क्या लिखा हो, बाई, अब यहाँ मास नहीं होगा, क्या होगा, बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मास वाले में 100 हमने ग्राम लिया था, और यहाँ पे क्या होगा अब, ml, ध्यान रखिएगा, लीटर नहीं, यानी इसका मतलब है 20 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, आगे तो आप समझदार हो ही, क्या होगा जो आपको पता ही है, 100 ml सॉल्यूशन है तो 80 ml क्या हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है हमारा, हमने क्या लिया है, वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम परसेंट है तो वॉल्यूम आएगा, और वेट है तो मास आएगा, ग्राम आएगा, ठीक है। और कितना लेंगे, 100 ग्राम या 100 ml, ये ध्यान रखिएगा, जब भी परसेंटेज होगा तो 100 आएगा। अब जो भी हो डिवाइड वाला टर्म यहाँ पे जैसे है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या होगा 100 ml, वेट है W या मास M, तो क्या होगा मास परसेंट, तो 100 ग्राम लेंगे। क्लियर है आई थिंक। तो एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा इसको, आगे भी काम आएगा। 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन है इथिलीन ग्लाइकोल का, ठीक है, जो कि यूज होता है कैसा, एंटी
फ्रीज, है ना। एंटी फ्रीज का क्या मतलब? एंटी फ्रीज का सिंपल सा मतलब है कि ये जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कम करेगा, है ना। डिक्रीज इन, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एफ पी का मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसा यूज होता है? एंटी फ्रीज, डिप्रेसेंट के जैसे, है ना। आगे देखेंगे हम लोग इसको कैसा काम करता है, ये मतलब यूज इसका। और ये अप्रोक्सीमेटली -17.6 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है, ठीक है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ये? -17.6 डिग्री कम करने का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 255, है ना। 270 कितना होता है? 6 में अगर जो कम कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 255 पॉइंट कितना 4 केल्विन में अगर जो बात करें तो, ठीक है। वाटर का क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर जो 35%, तो ये कहाँ पे काम आएगा आपको पता है? ये काम आएगा हमारे जैसे हिली रीजन से, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र या जहाँ पे बर्फबारी, जैसे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह है, वहाँ पे अगर जो गाड़ियाँ चलानी है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से डाउन। और जो हमारा इंजन होता है उसमें कार्बोरेटर में क्या डालते हैं? वाटर डालते हैं। तो वाटर अगर जो फ्रीज हो गया, और वाटर फ्रीज होने पे क्या होता है? एक्सपैंड। एक्सपैंड होने से क्या हो सकता है? वो हमारा इंजन कार्बोरेटर फट सकता है ना। तो उससे बचाने के लिए हम लोग उसमें क्या डालते हैं? 35% इथिलीन ग्लाइकोल। ओके। और अगर जो इथिलीन का स्ट्रक्चर जानना है आपको, इथिलीन ग्लाइकोल का, तो कुछ इस टाइप से होता है, COH और OH। बाकी रेस्ट किससे फुलफिल होगा इसका? हाइड्रोजन से, ठीक है। डबल बॉन्ड नहीं होता, इथिलीन लगा हुआ लिखा हुआ, पर ये डबल बॉन्ड वाला नहीं है। ओके, ध्यान रखिए। ग्लाइकोल किसको बोलते हैं? जब दो एडजेसेंट पे क्या आता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं फिर हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। थर्ड पे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो नेक्स्ट, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का क्या मतलब है? मास बाई वॉल्यूम का सेम वैसा ही यहाँ पे हमेशा जो ऊपर वाला टर्म होगा, फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है? m/v%। तो m हमेशा क्या बताता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, ठीक है। तो ये क्या बताएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज है तो क्या मल्टीप्लाई होगा? 100। अगर मैं कभी 100 मल्टीप्लाई करना भूल जाऊँ तो आप 100 खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो अगेन, अगर जो सपोज कहीं पे हमें दिया हुआ है, सपोज 25% मास बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा? 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब जो भी सॉल्यूट होगा, वहाँ पे नाम नहीं लिखा हूँ मैं यहाँ पे, तो सिर्फ सॉल्यूट लिख रहा हूँ। इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पे ये 100 ml है, तो अब हम माइनस करके नहीं निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर जो हमें मास ऑफ क्या चाहिए? सॉल्वेंट, तो हमें डेंसिटी पता होना चाहिए, है ना। डेंसिटी पता करके मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, और मास ऑफ सॉल्यूशन से क्या निकल जाएगा? हमें क्या पता चल जाएगा? हमें माइनस कर लेंगे उसको सॉल्यूट को, तो मास ऑफ क्या मिल जाएगा हमें? सॉल्वेंट। ओके, क्लियर है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दें, क्या होता है डेंसिटी? मास ऑफ अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पे किसका लेंगे? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का, ठीक है। कई सारे केसेस में ध्यान रखिएगा, हो सकता है इंडिविजुअल दिया रहे, तो आपको चेक करना है क्या दिया हुआ है। इंडिविजुअल करने का मतलब सॉल्यूट का भी क्या दिया हो सकता है? डेंसिटी, ठीक है, और वॉल्यूम दोनों, तो वहाँ से भी मास निकालना पड़ सकता है आपको। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कुछ कुछ चीज़ें काम आ सकती है आपके बहुत ज़्यादा आगे चल के, ठीक है। तो ये जनरली हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? मेडिसिन्स वगैरह जो आप लेते हैं उनमें, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, परसेंटेज वाइज लिखा रहता है ना, आप देख लेना कहीं पे भी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद। कितने टर्म्स हो गए हमारे पास? तीसरा हो गया ना, तो ये क्या है? फोर्थ। अगर जो फोर्थ की बात, तो फोर्थ में हम लोग देखने वाले हैं कौन सा? पार्ट्स पर मिलियन। तो मिलियन आपको पता ही होगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। मिलियन किसे बोलते हैं? जब ये क्रॉस कर जाता है कितने को? 9 को, है ना। ओके, तो ये क्या है? 1 मिलियन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन, इतने में। तो कितने जीरो हैं देख लीजिए, ध्यान से। 10⁻6। ओके, 1 मिलियन को क्या बोलते हैं? 10⁻6। तो अगेन सेम डिफाइन वही हो जाएगा जैसे पिछले बार डिफाइन किया। क्या हो जाएगा? अच्छा, शॉर्टकट में इसको क्या लिखते हैं?
ppm, ठीक है। तो अगर जो किसी भी कंपोनेंट का निकालना है तो पार्ट ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो पार्ट ही आएगा, या नंबर बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन में क्या आएगा, टोटल आएगा, है ना, टोटल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 ऑफ क्या आएगा यहाँ पे 6। वहाँ पे परसेंटेज डिफाइन कर रहे थे तो इसलिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, और यहाँ पे मिलियन का क्या मतलब होता है 10 ऑफ 6, या इसको वैसा ही सेम पुराने जैसा लिख सकते हो क्या, अमाउंट ऑफ सॉलिड और अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है, सॉल्यूशन पे डिफाइंड है। और इनटू क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे 10 6 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट्स पर मिलियन है। ओके, अब यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अमाउंट में नंबर भी हो सकता है, कई जगहों पे वॉल्यूम हो सकता है, कई जगहों पे क्या हो सकता है मास। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों ही होगा, है ना, सॉल्यूट और सॉल्यूशन, दोनों का क्या होगा, रिलेशन सेम होगा, कहने का मतलब यूनिट सेम होगा, ठीक है। अगर जो क्या है नंबर, तो दोनों ही जगह पे क्या आएंगे, नंबर ही नंबर आएंगे। अगर जो एक का मास है तो दोनों जगह मास आएंगे, और एक जगह अगर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है वॉल्यूम में, तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा, वॉल्यूम में ही लिखा जाएगा, ठीक है, दोनों सेम। जैसे यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जस्ट हमने ये पढ़ा ना, मास बाई वॉल्यूम, तो एक तो मास लिख रहे थे और दूसरा क्या लिख रहे थे हम लोग, यहाँ पे वॉल्यूम लिख रहे थे, पर यहाँ पे क्या होगा सेम, पीछे जैसा वेट परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के जैसा होगा ये। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब ये जो पार्ट्स पर मिलियन वाला टर्म है, उसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो, बहुत ही कम हो, ठीक है, ट्रेस अमाउंट हो बहुत ही कम, जैसे यूरेनियम वगैरह होते हैं जो क्या होता है ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, या फिर जैसे ऑक्सीजन है जो वाटर में डिजॉल्व होता है, उसका अमाउंट क्या होता है बहुत ही कम होता है। तो अगर जो ऑक्सीजन की बात करें जो डिजॉल्व होता है वाटर में, तो अगर जो हम लोग क्या लें, 1 लीटर वाटर लें, ठीक है, जिसका वेट तकरीबन 10⁻36 ग्राम, ये एनसीईआरटी का डाटा है होगा 1 लीटर वाटर, कौन सा, सी वाटर, लेकिन ध्यान रखिएगा कौन सा वाटर की बात करें हम लोग, सी वाटर। कई लोग बोलेंगे हम लोग बॉयल कर दिए हैं सर उसको, नहीं, ये कैसा है सी वाटर, फ्रेश सी वाटर, जिसको कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻³ ग्राम क्या होता है, बताइए, ऑक्सीजन, O2, ठीक है। तो अब अगर जो हम लोग इसका ppm निकालें, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, तो ये क्या होगा पार्ट्स पर मिलियन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑक्सीजन का हमें निकालना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 6 × 10⁻³ अच्छा ये ग्राम है ना, 10⁻³ ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या कंपोनेंट हो गया ये, अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 1036 ग्राम, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे ग्राम यूनिट है तो यहाँ पे भी क्या हो गया ग्राम ग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मास बाई मास होगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा, या फिर दोनों ही क्या होगा नंबर बाई नंबर, जैसा भी बताएं। ओके, तो सिंपल है, और इनटू क्या करेंगे 10⁻⁶, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन में डिफाइन कर रहे हैं। तो इसको अगर जो सॉल्व करोगे तो ये तकरीबन आता है 5.8 ppm, है ना, या इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, 5.8 ग्राम, सॉरी 5.8 है ये, 5.8 ग्राम ऑफ O2 इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ऐसा बोल सकते हो, या आप सिंपली इसको क्या बोल सकते हो, वाटर का भी मास बोल सकते हो, इसको इग्नोर कर सकते हो एज कम्पेयर टू कंपेरेटिवली, पर जो जनरल डिफाइन है वो ये है। क्लियर है ये, आई थिंक ये क्लियर होगा। वहीं अगर जो एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करें, जो एयर में पॉल्यूशन है ना, वो क्या होता है बहुत ही कम अमाउंट में होता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर में, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे ppm, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा पांचवा है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की बात करें क्या होगा ये, अगर जो हम लोग निकालें कैलकुलेट करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ
कंपोनेंट इक्वल्स टू क्या होगा, मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल। ठीक है, तो अगर इसके सिंबल की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से एक्स के जैसा होता है, पर इसको हम लोग बोलते हैं काई। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का ये सिंबल है। तो सपोज हमारे पास कोई गैस ए है या कोई भी सब्सटेंस ए है हमारे पास, बी सी डी है। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंस हैं। तो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। सपोज मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें ए का, तो लिखने का तरीका क्या होगा, काई या जो मोल फ्रैक्शन का ये सिंबल है वो लिखेंगे एक्स के जैसा, और राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे में, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, मोल्स ऑफ इसके, कितने मोल्स हैं इसके, तो हम लोग लिख देंगे सपोज एन ए के मोल्स अपॉन क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा साथ में, जैसे पीछे परसेंटेज में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, या पीपीएम वाले मल्टीप्लाई हो रहा था ना, क्योंकि डिफाइन ही क्या है, देखिए मोल फ्रैक्शन, सिर्फ फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, क्या होता है फ्रैक्शन है ना, जैसे 1/2 ऐसा कुछ फ्रैक्शन। ओके, सपोज अगर जो ये नंबर में दिया है, नंबर गैस नंबर 1 या कोई सब्सटेंस 1 है, 2 और 3 4 ऐसा डॉट डॉट बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इक्वल्स टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या होगा, मोल्स ऑफ 1 अपॉन N1 का मोल, 1 का मोल प्लस 2 का मोल प्लस 3 का मोल, है ना, और ऐसे ही चलता जाएगा। या ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर जो मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करें हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, N1 अपॉन समेसन का यूनिट क्या होता है, सिग्मा। जी हाँ, सभी सिग्मा मेल वाले, एन आई, आई इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रॉम 1 to n, जहाँ तक भी चल रहा होगा। हाँ, वो सर का वीडियो आपने देखा होगा, तो कोई सिग्मा नहीं होता है, क्या होते हैं सब, क्यूटी पाई, जो कॉपी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्या है सब, क्यूटी पाई। ओके, ओके, क्योंकि छोटे बच्चे हो ना आप लोग, तो क्यूटी पाई, क्यूटी। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ये निकालना तो आना चाहिए। दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज क्या है कि सभी मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1। या आपने पढ़ा होगा सारे फ्रैक्शंस अगर जो एक ही जगह से आ रहे हैं तो सभी का सम क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में ही। और कहाँ पे पढ़ा है पता है आपने, परसेंटेज वाले में पढ़ा होगा कि सभी के परसेंटेज में फ्रैक्शन क्या होता है, सम का, सभी का परसेंटेज टोटल सम क्या होता है, 100%। या अगर सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन का सम करें तो क्या होता है, 1। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। वैसा ही है, अगर जो फ्रैक्शन रखेंगे तो 1 और परसेंटेज में बदल देंगे तो 100%। क्लियर है। अब इसका आगे बहुत सारा यूज है। और अच्छा, क्वेश्चन आपको लग रहा होगा तो क्वेश्चन मैं इस पर करवाऊंगा। और अगर जो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इस कंसंट्रेशन टर्म को, तो मैंने मोल टर्म में आपको पढ़ाया है, आप अच्छे से पढ़ लो। और जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ें वो इंतज़ार करें, सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, तो और अच्छे से इस चीज़ को पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारा मोलेरिटी। ठीक है, सारे ही कंसंट्रेशन टर्म इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा कम और कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है। तो मोलेरिटी को कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक, इसको डिफाइन किया कैसा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, बहुत ही मेहनत लगता है लिखने में, जो मेरे से पढ़ेंगे उनको पता होगा मैं कितना कम लिखता हूँ, है ना। या 1 लीटर को आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, ये भी लिखा मिलेगा, दोनों का एक ही मतलब होता है। 1 क्यूबिक डेसीमीटर में भी क्या होता है, ओहो मैंने क्या लिख दिया, 1 क्यूबिक क्या डेसी मीटर, दोनों का एक ही मतलब है, इसका भी मतलब क्या है, 1 लीटर ही है। ओके, ओके, तो अगर जो मोलरिटी को डिफाइन करें, शॉर्टकट में एम लिखते हैं, कैपिटल एम इसको, तो ये क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अभी लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको ये लग रहा होगा सर आपने तो 1 लीटर बोला, पर यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बोल रहे हो। तो अभी क्लियर कर देते हैं, जैसे पीछे वाले सारे मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट वाले थे। सपोज हमारे पास दिया हुआ है 0.2 मोलर ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, यानी सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, NaCl। ठीक है, हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो दो ही चीज़ें होंगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ NaCl या NaOH कुछ भी लिख सकते हो, कहीं ऐसा भी लिखा मिलेगा 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH।
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, आप दो चीज़ें कुछ भी नहीं, मतलब जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है ना, इसका मतलब हुआ 0.2 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट नहीं, क्या, सॉल्यूशन। सिमिलरली 0.5 मोल्स ऑफ क्या, NaOH, कहाँ पे, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन करने का मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा मिक्स करने के बाद वो वाला वॉल्यूम, ठीक है। टोटल क्या वॉल्यूम, कौन सा वाला, सॉल्यूशन का, ध्यान रखिएगा, कब, मिक्स होने के बाद, यानी जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला दिए हो तब, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। ओके, आई थिंक क्लियर होगा और ये कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताता है, किसी भी सॉल्वेंट या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब बताया था मैंने स्टार्टिंग में, या तो ये मोल्स हो सकता है, या तो मास हो सकता है, या तो वॉल्यूम हो सकता है। क्लियर है। अच्छा, इसमें मैंने फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन वाले में नहीं बताया। सपोज मोल फ्रैक्शन में है हमारे पास 1/4, तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट हम लोग नहीं बोल सकते, इसलिए इसमें मैंने नहीं बताया था। हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि 1 मोल किसी सॉल्यूट का है, ठीक है, ए का, और टोटल मोल्स कितने हुए, टोटल मोल्स हमारे पास कितने हुए, 4। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें कंपोनेंट कितने हैं। जनरली हम लोग बाइनरी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ही होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल ए का है तो बाकी 3 मोल सॉल्वेंट का रहा होगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, या सॉल्यूट का रहा होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे हमारे वाले बाइनरी वाले केस में। पर अगर ये बाइनरी नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि 3 मोल किसका है। हो सकता है 3 मोल बहुत सारे सब्सटेंस मिल के बना रहे हो, ओके। मतलब ऐसा कि चीनी भी मिला दिया, पानी भी मिला दिया, और नमक भी मिला दिया, और कुछ कुछ और सॉल्ट्स मिला दिए, ठीक है, और बना दिया क्या, पीने वाला रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन, ठीक है, जो डिहाइड्रेशन होने पे लेते हैं। क्लियर है ये, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला टर्म है हमारा मोलेलिटी। ध्यान से रखिएगा इसको, ध्यान, मोलेलिटी और मोलेरिटी, मोलरता और मोललता, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में डिफरेंस क्या है, मतलब हिंदी इंग्लिश में डिफरेंस नहीं, मोलेरिटी और मोलेलिटी में डिफरेंस। तो इसको डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी या 1 kg ऑफ क्या, सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा इसको, क्या नंबर ऑफ, अच्छा इन लिखे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ, या क्या लिख सकते हो, पर केजी नहीं लिखना, केजी लिखने में थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, पर लिखोगे तो पर किलोग्राम लिखोगे ना पूरा, ओके। तो डिफाइन अगेन, अगर जो मोलेलिटी को लिखें शॉर्टकट में लिखते हैं स्मॉल m, तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या आने वाला है, सॉल्वेंट, लेकिन किसमें, इन केजी। क्लियर है। अच्छा, परसेंटेज या ppm जैसा कुछ नहीं आने वाला है, तो ये सिंपल यही रहेगा, इसमें कुछ और मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगेन कोई एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज हमारे पास है 0.1 मोलल शुगर सॉल्यूशन है हमारे पास, सपोज 0.1 मोलल शुगर सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ 0.1 मोल है हमारे पास किसका, शुगर का। अब जो सॉल्यूशन है वो किसमें बना है वो डिपेंड करता है, वो लिखा रहेगा, सपोज इन वाटर है, ठीक है, हम लोग वाटर मान के चल रहे हैं। तो 0.1 मोल शुगर है इन 1 kg ऑफ वाटर, इसका ये मतलब है, ओके। तो आप मास भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज शुगर है तो मान के चलते हैं हम लोग, ये कौन सा वाला है, C12H22O11 है सपोज ये, ठीक है। तो इसका मास निकालेंगे और 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास भी पता चल जाएगा इन 1 kg, ऐसा भी निकाल सकते हो आप। क्लियर है। या फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, m इक्वल्स टू क्या हुआ, n बाई मास इन kg,
ठीक है, ध्यान रखिएगा किसमें, केजी में। तो अगर जो सपोज हमें मास दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा कुछ निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। जैसे वहाँ पीछे वाला पढ़ा, मोलरिटी में भी सेम केस, एम दिया हुआ है या एन हमें पता है, ठीक है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ओके, तो इतने ही टॉपिक दिए हुए हैं हमारे एनसीईआरटी में। और अगर जो आपको पढ़ना है तो मोल कंसेप्ट जरूर पढ़िएगा, वहाँ पे जो मैंने पढ़ाया है मोल कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और नेक्स्ट एक और हो सकता है क्या, पार्ट्स पर बिलियन हो सकता है। तो बस कुछ नहीं, पार्ट्स पर मिलियन जैसा था सही पार्ट्स पर बिलियन होगा। ओके, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है, बस नंबर का डिफरेंस है। पार्ट्स पर बिलियन का क्या मतलब हो जाएगा, बिलियन क्या होता है, बिलियन ये नंबर है देखिए, मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन। एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ, हो सकता है किसी को भूल गए हो कोई, तो इसको पढ़ते हैं 1, 10, 100, ठीक है। और ये क्या है, 1000। तो ये जितना भी होगा, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 4, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 234,000। और ये क्या है, मिलियन। तो यहाँ पे सपोज लिखा हुआ है 567, तो ये 567 मिलियन हो गया। और ये बिलियन, तो जीरो काउंट कर लीजिए, 3, 3, 6 और 3, 9, यानी 10⁻⁹ बाकी से वहीं से फॉर्मूला। तो क्वेश्चंस मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन का भी सेशन कर दूंगा एक नए वीडियो में, उसको आप देख लेना। एनसीईआरटी के जो 5-6 क्वेश्चन है ना, उसी को बता दूंगा मेनली। और बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए आप जो मोल कंसेप्ट वगैरह पढ़े हो वहाँ से कर लेना थोड़ा, ठीक है। ओके, एक और है नॉर्मेलिटी, जो इस चैप्टर में काम नहीं आता है, बस बता दे रहा हूँ, डिफाइन इसका सेम मोलरिटी के जैसा है। तो वही डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कहाँ पे पढ़ते हैं, या तो आपने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा, या तो फिर और कहाँ पे पढ़ सकते हो, रेडॉक्स में पढ़ा होगा, या फिर मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा। ओके, नॉर्मेलिटी क्या होता है, जैसा मोल मोलरिटी वैसा ही नॉर्मेलिटी। ये क्या होता है, नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। इसका डिटेल पढ़ना है तो वही मोल कंसेप्ट से आप पढ़ेंगे, अपॉन सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, इन लीटर में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सेम, दोनों सेम ही है, बस ये जो डिफाइन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वो चेंज हो चुका है। ओके, एक और टर्म है जिसको वैसे तो कहीं जनरली नहीं पूछता, पर एग्जाम वगैरह में हो सकता है, पूछ सकता है, क्या, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होता है, अगर इसको डिफाइन करें तो हम लोग एफ से लिखते हैं। ये क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अगर जो किसी को ग्राम फार्मूला नहीं पता है तो ये हम लोग डिफाइन करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। क्योंकि आयनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सिंगल यूनिट होता है या एक यूनिट, वहाँ पे भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है। वहाँ पे आयनिक कंपाउंड का क्या बनता है, लैटिस। जैसे सपोज NaCl है, ठीक है। तो NaCl की अगर जो बात करें तो NaCl के एक कंप्लीट लैटिस, क्यूबिक लैटिस में, है ना, सिंगल CCP में 6 NaCl मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। यानी ऐसा एक्चुअली इसका होना चाहिए क्या, Na6Cl6, पर हम लोग 6 और 6 को कॉमन कर लेते हैं और क्या लिखते हैं हम लोग, NaCl, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। ओके, तो ये सिंपली वैसा ही है जैसा आपने क्या पढ़ा है, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी। तो इसको क्या लिख दोगे, फॉर्मूले को, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पर डिफाइन किसके लिए, याद रखिएगा, ये डिफाइन है आयनिक के लिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, इन लीटर में। ओके, तो बस यही है फॉर्मल फॉर्मेलिटी। और अगर जो मोल्स ना दिया हो, मास दिया हो, ठीक है, तो मास अपॉन क्या करोगे, मोलर मास, ठीक है, या मॉलिक्यूलर वेट जिसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा वाला, फार्मूला वाला है ना, जैसे NaCl का लिखा हुआ है, ठीक है, NaCl का रख देंगे, और अपॉन वॉल्यूम किसमें, लीटर में। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। तो इस पर क्वेश्चन में 4-5 डाल दूंगा NCERT का, और आपको एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इंटर कन्वर्जन वाले, वो कहाँ पे, मोलरिटी से आते हैं। सॉल्यूशन में हमारा इतना ही ज़रूरी है, जो पार्ट्स पर मिलियन नहीं, मोलरिटी जो साथ पढ़ा वही ज़रूरी है। मोल फ्रैक्शन पढ़ा है ना, मोल फ्रैक्शन अगर जो बाइनरी के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और प्लस सॉल्वेंट ही होगा, है ना, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में
लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, बाइनरी के लिए। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। इतना कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया, कुछ भी बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बताया है, सिंपल नॉर्मल रखा है लेक्चर को। और इससे अगर जो अधिक आपको जानना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो आप ज़रूर मूल कंसेप्ट को पढ़िए, वहाँ पे इससे कहीं ज़्यादा है। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग।